सेमिनार में बुलाया गया था। मैंने भी एक एक काम पे खड़े होकर प्रोग्राम देखा है बहुत बार। वो काम शुरुआत जैसे बोलते हैं ना कि पहली सीढ़ी पे शुरुआत करते हो, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हो, आप आगे बढ़ते हो। ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आज मैं स्टार स्पायर के लेवल पे। हर व्यक्ति की शुरुआत वहीं से ही होती है। जैसे आप कुछ न कुछ काम करते हैं, मैं भी पहले कुछ न कुछ काम करता था। जैसे आपके बीच में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, किसान भी होंगे, दुकानदार भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, हर तरह के लोग आरसी में हैं। ये सुनो, हमें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है, करते नहीं करते। आरसी में कोई भी बेकार आदमी नहीं है। सर आर्मी में थे, कोई किसी काम में थे, और हम काम क्यों करते हैं? थोड़ा सा सोच के बताइए। हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे साथ जरूरतें लगी हुई है। ये सुनो, हमें अपनी जरूरत के सामान सुबह से शाम तक इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। ये सुनो, और वो खरीदा जाता है, वो पैसे से आता है सब कुछ। ये सुनो, इसीलिए हमें काम करना पड़ता है, हमारे ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं, इसलिए हम सब लोग कुछ न कुछ काम करते हैं। और सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, फिर आरसी की क्या जरूरत है? हेलो है, मैं भी करता था बेसिकली, कराटे कोच हूँ मैं, बच्चों को कराटे सिखाता था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया मैंने। इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की तलाश की मैंने, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ काम करना चाहता है एजुकेशन के बाद। करना चाहता है नहीं? यस। क्योंकि वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। मैं भी चाहता था कि मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ। अब ये बात जो मैंने बोली अभी कि इसी एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ, तो आपके दिमाग में एकदम आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको एक हकीकत बता दूँ कि आप भी पढ़े हो स्कूलों में और मैं भी पढ़ा हूँ। ये सुन दो। यस। और जिस एजुकेशन सिस्टम में अभी सर ने बताया कि जिनके पास कोई साथी आए थे, इनके क्या करने आए थे करो बच्चे के लिए, जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देना या एग्जाम दिलाने के लिए। तो एक चीज़ आपको सबको पता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता सबकी जॉब की होती है ना, कि उसको नौकरी मिल जाएगी। हर व्यक्ति की यही प्राथमिकता होती है। जबकि आप एक ऐसे देश में रहते हो, अभी अजीत जी ने बताया कि मैं हिंदुस्तान में हूँ इसलिए मैं इस सिस्टम में आया। उसका रीज़न क्या है पता नहीं, आप समझ पाए नहीं समझ पाए, क्योंकि आरसी सिस्टम में जो हम प्रोडक्ट मतलब हम अपनी लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम भारत के बाहर के बहुत से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। हेलो, और इनको समझ में आया कि यार इंडिया में हम लोग रहते हैं और भारतीय प्रोडक्ट अगर शुद्ध अपने को चाहिए तो आरसी में ही मिलते हैं। यस। ये तो इनका आरसी में आने का कारण था, सबका कुछ न कुछ कारण हो सकता है, पर मैंने भी उसका कारण है कि भारत एक ऐसा देश था, कभी यहाँ नौकरी करना कोई पसंद नहीं। ये इतिहास है, अपनी ओर से कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। भारत में जब अंग्रेजों ने राज किया हिंदुस्तान के ऊपर, उस समय उनको नौकरों की जरूरत थी। वो सारे काम करने वाले सेवक ब्रिटेन से कैसे लेते हैं? हेलो, ये इतिहास है। उनको नौकरों की जरूरत थी और इसलिए उन्होंने नौकरियां निकाली, वैकेंसीज निकाली। मतलब अच्छी भाषा में बात करें तो वैकेंसीज निकाली सर्विस के लिए। लेकिन भारत के लोग नौकरी लेना ही नहीं चाहते थे। ये रियल इतिहास है। नौकरी लेना ही नहीं चाहते, नौकर बनना ही नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति नौकरी लेना नहीं चाहता था या ले लेता था तो उसके बड़े माँ बाप या दादा दादी या गांव वाले उसको गाली देते थे, पागल नहीं करना, चल चुका मैं काम। ये सुन लो, ऐसे देश में हम लोग रहते। तो अंग्रेजों ने साजिश की, उन्होंने लॉर्ड मैकाले को बुलाया। लॉर्ड मैकाले से कहा कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाओ जिससे सब लोग नौकर बनने के लिए तैयार हैं। हेलो, और वही एजुकेशन सिस्टम भारत में आज तक लागू है। इसीलिए हर स्टूडेंट्स की पहली ख्वाहिश होती है कि मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हेलो, कोई गलत नहीं है। अगर मैं इन बातों को गलत कहूँगा तो आप सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे शुरू से ही नौकरी पसंद नहीं है। हालांकि मैंने भी नौकरी के लिए कोशिश की थी जैसे ही मैंने एजुकेशन पास की,
इंजीनियरिंग बनने के बाद 1 साल धक्के खाए मैंने, पर नौकरी आसानी से मिलती भी नहीं। हेलो, मिल जाती है क्या? नो। एक जमाना ऐसे था कि 3, 4, 5, 6 पढ़े हुए बच्चों को भी आसानी से नौकरी मिल जाती थी। हेलो, हमारे बीच में भी कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली, लेकिन आज सरकारी कर्मचारी हैं। यस और नो? और आज MBA, PhD और डॉक्टरेट किए हुए बच्चे भी नौकरी नहीं ले पाते। पता है आप सब लोगों को? ये आप सब लोग जानते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा का हूँ, पानीपत में 13 वैकेंसी निकली। ये रियल घटना है। 13 84 चाहिए थे कोर्ट में, सिर्फ 30, ज़्यादा नहीं। 4200 तो ऐसे बच्चों ने उसके लिए कोशिश की जो डॉक्टरेट, PhD, MBA और इंजीनियरिंग किए हुए थे। इसका मतलब नौकरियों की बड़ी मारामारी है। हेलो, आने वाले समय में नौकरियां मिल जाएंगी? कोई गारंटी है? कंप्यूटराइज युग है, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। उसके बाद रोबोटिक युग आ गया, आने वाला समय भी रोबोटिक युग है, और भी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। आने वाले समय में डिलीवरी बॉय भी खत्म हो जाएंगे, ड्रोन नहीं कि ऐसे ऐसे टीचर रोबोट बनाए गए हैं, उनका आंसर भी देंगे। देखा होगा आपने, बहुत से वीडियो जाते हैं हमारे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नौकरियां तो और भी खत्म होती जाएंगी। और उसके बाद एक और खतरनाक जमाना आ रहा है जिसको AI का बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेलो, और भी प्रॉब्लम आने वाली। अब मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं स्टेज कर रहा हूँ, एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दीज? जो आरसीएम बोला, आरसीएम में आजीविका कमाने का साधन नहीं है। आरसीएम में हर तरह के काम करने वाले लोग आरसीएम में आते हैं, क्योंकि एक चीज़ को समझ जाते हैं जो आपको भी समझनी चाहिए कि आने वाले समय में चाहे आपके पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले चाहे ना मिले, खर्चे बंद नहीं हो सकते। जैसे कोविड आया, सब लोगों के काम धंधे बंद हो गए, जानते हैं आप सब लोग? यस। कोविड आया, सब लोगों के काम धंधे बंद हो गए। करोड़पति से लेके रिक्शा चालक तक का भी काम ठप हो गया, पता है ना आप सब? कोविड में आपके खर्चे बंद हुए? नो। तूफान आ जाए, कर्फ्यू लग जाए, कोविड का पाप आ जाए, हमारे पास पैसे खत्म हो जाए, हमारी नौकरी खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर खर्चे बंद नहीं हो सकते। अगर खर्चों से इनकम आती हो, इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। यस। अभी और आज से हम आपको खर्चों से इनकम देता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें आपसे करना चाहिए। हेलो, आप आना चाहूँगा जाके आपका वायर बनते। हेलो, 10 करोड़ इधर और 10 करोड़ इधर, कम से कम। इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। की बात करूँ तो टर्नओवर को छोड़ो, मेरी टीम में हर महीने लगभग 24 से 26 करोड़। हेलो, अगर मेरी टीम में करोड़ों रुपया महीना जाता तो जी बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल बन गया है, मेरा भी बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है। घर कैसा है ये सुनो, घर अपना है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिस घर की अपनी कोई छत भी नहीं थी, हमारा कोई घर नहीं। इको होने लगी सर, वापस उसी मोड़ पर। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ जाती है, रिकूट होने लगते थे। तो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिस घर की अपनी कोई छत नहीं थी। मेरे पापा जी का भी कोई घर नहीं था, मेरे दादाजी का भी कोई घर नहीं था। मेरे दादाजी किसी और के खेत में खेती करते थे, उन्हीं के खेत में एक घर बना हुआ था जो उन्हीं का था, मतलब जिसकी ज़मीन थी, उसी में मेरे पापा का परिवार पला, मेरे दादाजी का परिवार पला। मेरे पापा जी की शादी हुई, मैं पैदा हुआ, उस समय मेरे पापा जी सरकारी नौकरी लेना चाहते थे। किसी ने उनको प्लान दिखा दिया। मेरे पापा जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उस समय में। जब उनकी शादी हुई तो शायद 6 क्लास पढ़े हुए, किसी ने सरकारी नौकरी का प्लान दिखा दिया कि बेटा आप ज्वाइन कर लो, आने वाले समय में आपकी पीने बदले, मतलब सॉरी मैं अपना स्टाइल कि आपकी प्रमोशन हो तो नौकरी में मैं लगवा सकता हूँ। तो मेरे पापा जी को प्लान पसंद आया, उन्होंने सरकारी खंबे गाड़ने का एक मजदूर का काम किया। उन्होंने कस्सी फावड़े से गड्ढे खोदे जाते थे, आजकल तो JCB आगे कर देते काम। हेलो, उस जमाने में कस्सी से गड्ढे खोदे जाते थे और रस्सा बांध के पोल खड़ा किया जाता था, जोर लगा के ऐसा ऐसे ऐसे। मैं बहुत मजे लेता था, मैं जाया करता साइड पे जब छोटा सा बच्चा था।
तो कोई खास इनकम नहीं होती थी उनकी। मेरे ख्याल से 300 रुपये महीना के आसपास की उनकी स्टार्टिंग में सैलरी हुई थी। और मेरे दादाजी ने बड़ा विरोध किया था कि नौकर क्यों बन गया, तो खेतों में काम कर। हालांकि वो खुद भी खेतों में काम करते थे, लेकिन शायद वो आधा मादा जो सिस्टम चलता है वो होगा, यानी कि होता है ना किसी की जमीन को तो आधा उसका आधा ऐसा ऐसा, पर अपनी जमीन। आज को ये बात पसंद नहीं आई, तो मेरे पापा जी ने मतलब माने नहीं वो, क्योंकि उनको प्लान समझ में आ गया था। ठीक उसी तरीके से जैसे आप में से कुछ लोगों को ये आपसे प्लान समझ में आ जाए और आपके माँ बाप वो ना समझे तो आपके पीछे पड़ जाए कि फालतू टाइम खराब कर रहा है। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है तो आप बहुत तेजी से काम करते हो, जैसे ना मानते नहीं। तो मेरे पापा जी माने नहीं, और मेरे दादाजी ने मेरे पापा जी को घर से निकाल दिया कि उठा अपनी पत्नी को चल भाग। तो ये रियल घटना है। उस जमाने में बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया जाता था, आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे, क्योंकि उस जमाने में कोई कमी नहीं होती थी। 10-10, 12-12 होते थे। हेलो, एक आधे को निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरे पापा जी के दादाजी के 9 बच्चे थे। हेलो, एक आध को निकाल भी दे तो 6-7 और बच जाएंगे। आजकल होता ही एक दो वो सब पे बैठा है। तो एनीवे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच है ये बात। तो फिर मेरे पापा जी कभी किसी गांव में, कभी कोई काम चलता था खंबे गाड़ने का, तो 10-15 दिन इस गांव में चलता था, 10-15 दिन किसी और गांव में। ऐसे करते करते मैंने होश संभाला तो ऐसा ही काम चल रहा था किसी और के घर में। हम लोग रहते थे, पाँव में जूते नहीं होते थे, नंगे पाँव स्कूल में जाते थे। बहुत गरीबी मैंने देखी है। मैं पापा से बहुत क्वेश्चन करता था कि पापा हमारे पास साइकिल क्यों नहीं, क्योंकि मैंने किसी और के साइकिल पे साइकिल चलाना सीखा। मैं बहुत क्वेश्चन करता था कि पापा पाँव में जूते हमारे क्यों नहीं है, नंगे पाँव जाते हैं तो पैर जलते थे धूप में, गोबर में पैर रख के आना पड़ता था दोपहर में। ये सच्चाई है। छुट्टी होती थी तो हम देखते थे गोबर कहाँ पड़ा हुआ, भाग के जाते थे मैं और मेरा छोटा भाई, गोबर में पैर ठंडे करते थे, फिर आगे देखते थे कि कहाँ पड़ा हुआ है। गोबर समझते हैं ना आप सब? यस। हरियाणा यूपी बराबर है, पास पास। अगर मेरे को कहीं और जाना पड़ जाए, उड़ीसा या इधर उधर, को ऐसी लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आ जाती है, पर आप लोग समझ जाओगे मेरी बात। तो ऐसी जिंदगी थी, ये हमारा बैकग्राउंड। 5वीं क्लास में मैं समझने लग गया था कि सफलता के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। माँ बाप ने कहा, टीचर ने सिखाया कि पढ़ाई लिखाई करो, आप अच्छे कामयाब इंसान हो जाओ। 5वीं क्लास में नकदी अखबार के लिफाफे बना के बेचता था। 8वीं क्लास में स्कूल में मेरा एक दोस्त था, वो अखबार बांटने का काम करता था, और मैं रात को अखबार के लिफाफे बनाता था। उस जमाने में पॉलिथीन बैग नहीं होते थे, और दिन में स्कूल से आने के बाद दुकानों पे बेचने के लिए जाता था। उस समय हम जींद में शिफ्ट हो गए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अपनी कहानी, क्योंकि आरसिक से अलग है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी पोजीशन से अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आप भी पहुँच सकते हैं। हेलो, इससे ज़्यादा 8वीं क्लास में मेरा दोस्त अखबार बांटता था। मैंने उससे कहा, यार ये नौकरी तो मुझे भी दिला दे, मैं भी अखबार बांट लूँगा। सुबह 3 बजे उठ के अखबार उठाता है, फेंकता है और फ्री हो जाता तो। मैं सेठ के पास गया, उसने मेरे को नौकरी देने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं था। ये टाइम था जब मैं 8वीं क्लास में हो चुका था, उस समय तक हमारे घर में साइकिल नहीं था। मैंने पापा जी से बहुत जिद की, उन्होंने कहा कि नहीं दिला सकता, इतना ब्योत नहीं है हमारा, ब्योत मतलब हैसियत नहीं है, समझ गए आप सब। 8वीं क्लास में अखबार बांटने के लिए किस्तों में साइकिल खरीदा मैंने। मेरे पापा जी ने रिकमेंडेशन की, और मैंने जींद के तुलसी साइकिल स्टोर गोहाना रोड पे, आज भी वो बेचारा आज भी साइकिल बेचता है। हेलो, उससे मैंने साइकिल खरीदा और अखबार बांटना शुरू किया। 3 साल तक अखबार बांटे, बहुत मेहनत की, पढ़ाई मेरी जारी रखी। मुझे डर था कि मेरे माँ बाप मेरी पढ़ाई ना छुड़वा दें। 11वीं क्लास में हुआ तो मैं कराटे का अच्छा खिलाड़ी बन गया। खिलाड़ी बन गया तो एक कराटे का सेंटर खोल दिया मैंने 11वीं क्लास में। मैं ब्लैक बेल्ट हासिल कर दी। उसके बाद जिस कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज के बच्चों को कराटे सिखाने लग गया। इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली आ गया, तो दिल्ली में बच्चों को कराटे सिखाने लग गया। और आखिर में नौकरी हो जाती है तो नौकरी की तलाश करता है। हेलो, 1 साल धक्के खाए, आसानी से मिली नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, अपना ही कोई काम करते हैं। मैंने भी सोचा कि अपना काम शुरू किया जाए, तो अपना काम शुरू करने में पैसा लगता है। मेरे माँ बाप से पूछा कि क्या करूँ। मेरे पापा जी ने मुझे बुला तो लिया दिल्ली से कि वापस आ जा बेटा, अपना ही कोई काम शुरू कर ले। गरीब का बच्चा था,
पैसे थे नहीं, माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई जो उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी वो सिर्फ 2 लाख रुपए थे। 2 लाख रुपए में मैं कंप्यूटर सेंटर नहीं चला सकता था। इमेज अच्छी थी, काम करता था, इसलिए 2 लाख मुझे कर्ज मिल गया। 2 लाख मैंने माँ बाप से लिया और एक पार्टनर ढूंढा और उसके बाद मैंने कंप्यूटर सेंटर शुरू कर दिया। तो 8 साल से पहले की जो मेरी लाइफ थी वो थी सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाता था और रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सिखाने के लिए जाता। समय नहीं था मेरे पास, कतई समय नहीं था। आज के समय में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई कैसे आरसीएम करूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं है। ऐसा बहाना बहुत से लोग बनाते हैं। आप में से नए साथी काफ़ी हैं, आप लोगों ने हाथ खड़ा किया, लेकिन आप में से बहुत से साथी आ तो गए होंगे यार, लेकिन कई लोग सोच रहे होंगे यार जिसने बुलाया है उसको कहा होगा कि ठीक है यार मैं चल तो पड़ता हूँ, लेकिन मेरे पास तो समय ही नहीं है, मरने तक की फुर्सत नहीं है, मैं कैसे आरसीएम करूँ। हेलो, मेरे पास मेरे से ज़्यादा बिजी नहीं हो सकते आप। सुबह 5 बजे मुझे ग्राउंड में पहुंचना होता था, इसके लिए मुझे 4 साढ़े 4 बजे उठना होता था। रात के 8 बजे कंप्यूटर सेंटर पे होता था और रात के 8 बजे तक समय बिल्कुल ही नहीं था। अपने लिए भी समय नहीं था, अपने बीवी बच्चों को टाइम देने के लिए भी ढंग से समय नहीं था। कंप्यूटर सेंटर ऑफ करके घर पे जाता था, जल्दी जल्दी खाना खा के नहा धो के सो जाता था, क्योंकि सुबह फिर उठना है। जिंदगी घरे वाली लाइफ चल रही। लेकिन 8 फरवरी सन 2001 को टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में। यही आरसीएम जिसको आपने यहाँ मार्केटिंग प्लान देखा, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, जिसके नाम को बार बार सुन रहे हैं, जिसके इस अभियान को आप देख रहे हो सामने बैनर पे, इसी का प्लान मुझे दिखाया गया। 8 फरवरी सन 2001 रात के 8:30 बजे अपना कंप्यूटर सेंटर बंद करने के बाद मैं STDPCO पे गया प्लान देखने के लिए, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि एक बार देख, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि उसने मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, कुछ सपने हैं क्या, कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा करना चाहते हो। मैंने कहा करना तो चाहते हैं पर समय नहीं। तो उन्होंने इस आरसीएम की खूबी बताई कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्स्ट्रा पार्ट टाइम आप कर सकते हो, अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। हेलो, बिल्कुल पार्ट टाइम कर सकते हो, चिंता मत करो, समय की जरूरत नहीं है, फुल टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा कौन सा काम। मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगता है। दूसरा क्वेश्चन उसने किया था, मैंने किया था, तो उसने कहा था चिंता मत करो, एक ऐसा काम है जिसमें पैसा भी पार्ट टाइम लग जाएगा, पैसा भी नहीं लगेगा, कुछ आएगा नहीं आएगा। उसने कहा सर इतनी इनकम आ सकती है कि आपकी जिंदगी बदल जाए। ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा काम है जो जिंदगी बदल सकता है। मैं जानने के लिए चला गया, क्योंकि सर खुशी मुझे इस बात की है कि पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति हूँ। पढ़ता था उस समय एक चीज मैंने सुनी थी कि हम इंसान हैं और इस धरती के ऊपर पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं जंतुओं की, यस और नो। उसमें से एकमात्र जंतु हम वो प्राणी हैं जिसके अंदर यहाँ 1.5 किलो का वजन है। हेलो, जो सोचता है, जो उस पर प्रोसेस करता है और सही क्या गलत क्या है इसका फैसला ले सकता है। हेलो, और मैं जानता हूँ कि हमें इंसान बोलते हैं और इंसानों के लिए एक बात सच है कि हम इंसानों को जब तक किसी चीज की सही जानकारी नहीं होती वो चीज हमारे लिए फालतू बेकार और बकवास होती है। हेलो, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए हमें जानकारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जानकारी जब हो जाती है तभी वो चीज हमारे काम की होती है। हेलो, मुझे भी पता नहीं था कि व्हाट इज आरसीएम, कैसे काम करता है, क्या है ये आरसीएम। अगर मैं उसको डायरेक्ट मना कर देता तो मुझे पता ही नहीं चलता। मैं जानने के लिए चला गया और पहली बार जब उन्होंने प्लान दिखाया, आपको क्या लगता है मुझे प्लान समझ में आ गया इसलिए मैं आप स्टार